हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकित गुप्ता, लेक्चरर सिविल डिपार्टमेंट, हिवट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आज का जो हम लोग पाठ्यक्रम है वो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। आज हम लोग जानेंगे कि डिज़ास्टर क्या होता है, क्या उसके कारण हैं आने के, कुछ मैनमेड कारण हैं, कुछ आर्टिफिशियल कारण हैं। उन सब पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। डिज़ास्टर क्या है? एक नेचुरल कैलेमिटी है जो कि मैन मेड के थ्रू भी हो सकती है, नहीं तो आर्टिफिशियल कारण जो इंसान बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है अर्थ पे, उसके कारण भी हो सकती है। डिज़ास्टर जो है जनरली उसमें कई सारे लोग हमारे मर जाते हैं, कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं, कई सारी परेशानियां आती हैं। उन सबको हम लोग डिज़ास्टर में रखते हैं। डिज़ास्टर किसी मैन मेड कारण से भी हो सकता है कि जैसे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, डैम्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइडिंग है, या कोई ऐसा सुनामी है, या फिर कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आती है जिसकी वजह से जो भी हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया है अर्थ पे, अगर वो फेल हो जाता है तो कई सारे लोग एक साथ मर जाते हैं या कोई बीमारी फैल जाती है। इस तरह के चीज़ों को हम लोग डिज़ास्टर में टर्म आउट करेंगे। डिज़ास्टर जनरली हमारा वेदर के कारण भी होता है। वेदर हमारा अक्सर चेंज होता रहता है। हैवी रेनफॉल हो रही है, कहीं पे कम रेनफॉल हो रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है। सुनामी हमारी जनरेट होती है, जो सी बेड होता है उसमें शॉक्स जनरेट हो जाती हैं अर्थक्वेक की वजह से, सिस्मिक एक्टिविटी की वजह से। उससे सुनामी हमारी कन्वर्ट हो जाती है। सुनामी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसके अलावा हम लोग केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशन इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे इंडिया में, तो वो सब भी हमारे अगर उसमें कुछ फॉल्ट हो जाता है तो कई सारा केमिकल जो है, रेडिएशन जो है, नेचुरल एयर में आ जाता है, जिसकी वजह से भी कई सारी बीमारियां हमारी फैलती हैं। तो इंसान जो है, जो कई सारे साइंस का आदमी है और कई सारी चीज़ें वो डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे डिज़ास्टर आने की संभावना बढ़ जाती है। डिज़ास्टर का एक टेक्निकल वर्डिंग्स मैंने किया कर रखी है, जैसे डी मतलब डिस्ट्रक्शंस, आई मतलब इंसिडेंट्स, एस मतलब सफरिंग्स, ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, एस मतलब सेंटिमेंट्स, टी मतलब ट्रेजिडीज़, ई मतलब इरप्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, और आर मतलब रिसर्च प्रोग्राम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो डिस्ट्रक्शन जनरली हमारा अर्थक्वेक से आ सकता है, लैंड स्लाइडिंग से आ सकता है, एवलांचेस से आ सकता है, सुनामी से आ सकता है, वाटर साइक्लोन से आ सकता है, विंड साइक्लोन से, जो कि हम लोग कहते हैं जिसको टॉर्नेडो वगैरह जिसको हम लोग टर्म करते हैं, उन सब से भी हमारा डिज़ास्टर आ सकता है। इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि सिस्मिक एक्टिविटी है और हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस हैं जिनके ऊपर हम लोगों का होल्ड नहीं है, जिसकी वजह से भी जो हमारा अर्थ का लिथोस्फीयर होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और एक हैवी डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कई सारी कैजुअल्टीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी की तरह हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते रहते हैं, इंडस्ट्री में टेस्टिंग करते रहते हैं, वेपन्स बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हैं, एटम बॉम्ब्स बनाते हैं, तो वो सब भी हमारे लिए हानिकारक हैं। कहीं ना कहीं वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर होता है, तो उसमें हम लोग एटम बम एक दूसरे के ऊपर, कंट्री के ऊपर गिरा देते हैं, जो कि हमारी ओवरऑल केमिकल एक्टिविटी हो जाती है, जिससे कि नेचर में बहुत ज़्यादा रेडिएशन और केमिकल पदार्थ फैल जाते हैं, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और ट्रेजिडीज़ हो जाती हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया या कोई जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया, पानी का जहाज़ हो चाहे हवा का जहाज़ हो, तो उन सब में एक्सीडेंट से भी हम लोग डिज़ास्टर को उसमें बोल सकते हैं कि ये सब हमारे डिज़ास्टर हैं। कभी कभी कुछ डिजीज़ेस फैल जाती हैं मैन मेड कारण से, कि कहीं पे फेलियर हो गया, कोई केमिकल रिएक्शंस कंट्रोल नहीं हुई इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे हमारा जो है केमिकल फेलियर होने के कारण इरप्शंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारी डिजीज़ बन जाती हैं। और रिसर्च वर्क भी हम लोग करते रहते हैं अक्सर, तो साइंस की, क्योंकि सभी दुनिया है, साइंस में हम लोग काफ़ी सारा रिसर्च करते हैं, तो जब साइंस हमारी फेल हो जाती है, रिसर्च हमारा फेल हो जाता है, तो उससे भी डिजीज़ेज स्प्रेड होने की संभावना है। कुछ टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कहीं सूखा पड़ जाए, भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक, कहीं पे साइक्लोन आ सकती है, कहीं पे फेमाइन हो सकता है, भुखमरी आ सकती है। उसके अलावा फॉरेस्ट के फायर्स हैं, डस्ट स्टॉर्म्स हैं जो कि हमारी रेगिस्तान वगैरह में आती हैं, सैंड स्टॉर्म्स हैं, पहाड़ों में अक्सर हमारे लैंड स्लाइडिंग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लैंडस्लाइड हो जाते हैं ड्यू टू सिस्मिक एक्टिविटी। एवलांचेस आ जाते हैं, एवलांचेस जनरली हमारे जो बर्फ़ की चट्टान होती है, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वो खिसक जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी हमारे दुनिया में वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, पुराने वॉल्केनो हैं जिससे मैग्मा और लावा निकलता रहता है, उससे भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं और वो डिज़ास्टर का फॉर्म ले लेते हैं।
कुछ मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं, जैसे कि हम लोग रोड पे चल रहे हैं तो वो हज़ार्ड हो गया एक तरीके से, क्योंकि कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कोई दो कंट्री हैं जिसमें पार्टीशन हो रहा है, तो उसका क्या होगा, मास माइग्रेशन होगा लोगों का इधर से उधर, तो उसमें कई राइट्स आ जाएंगे, दंगे होंगे, तो उससे भी हमारे विक्टिम्स बढ़ जाएंगे और हमारी कैजुअलिटीज़ बढ़ जाएगी। उसके अलावा हम लोग टेस्टिंग वगैरह करते रहते हैं, केमिकल टेस्टिंग रिएक्शंस की हमारी इंडस्ट्री है, केमिकल टेस्टिंग रिएक्शंस की इंडस्ट्री है, या न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट हैं, या ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लांट्स हैं, जहाँ पे हम लोग खदन वगैरह भी करते हैं कोल और पेट्रोलियम का। तो वहाँ पे अगर कोई फेलियर आता है तो वो ओवरऑल एक मैन मेड डिज़ास्टर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कई सारे लोग एक साथ मर जाएंगे और बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मॉडरेट कुछ डिज़ास्टर्स हैं, कुछ हैवी डिज़ास्टर्स हैं, जो कि मॉडरेट डिज़ास्टर जैसे मिनिमम डिज़ास्टर जैसे रोड एक्सीडेंट्स हैं, या कोई जहाज़ टूट जाता है, या फिर पानी का जहाज़, या फिर कोई क्रैश हो जाता है, ट्रेनें लड़ जाती हैं, तो वो सब भी हमारा एक डिज़ास्टर के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे अर्थक्वेक आया, वॉल्केनिक इरप्शंस आए, लैंडस्लाइडिंग आई, एवलांचेस आए, तो ये सब हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। इनको हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन अगर इनकी संभावना है किसी एरिया में, तो हम लोग वहाँ पे प्रिकॉशंस लेकर के और मरने की संभावना को कम कर सकते हैं। सिमिलरली एज अ सिविल इंजीनियर हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने की प्रयास करते हैं कि भूकंप विरोधी बिल्डिंग बने, ताकि जब भी शॉक वेव्स आएँ, हमारी वाइब्रेशंस आएँ एपिसेंटर के से हमारी जब पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स हमारी जब निकलें, तो कम से कम डिज़ास्टर हमारा हो। कुछ क्लासिफिकेशन है डिज़ास्टर के, जैसे कि वाटर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर, पानी का जल भराव ज़्यादा हो जाता है, जल का स्तर अगर बढ़ गया तो हमारा लैंड मास डूब जाएगा। क्लाइमेट के कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा रेनफॉल होती है किसी किसी एरिया में 24 घंटे, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न आप स्टेट चले जाएँ, वहाँ 24 घंटे बारिश होती रहती है, चेरापूंजी है, मौसिन राम है, तो वहाँ पे डिज़ास्टर की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर पर्कुलेट करता रहता है अर्थ के नीचे, तो अर्थ के जो अपर लेयर है, अपर क्रस्ट है, लिथोस्फीयर, उसको बहुत कमज़ोर कर देता है। उसके अलावा फ्लड्स आती हैं, फ्लड्स भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए, कि कई सारी नदियां हैं हमारी जो कि फ्लड आती हैं, जैसे बिहार में रिवर ऑफ सौरो है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इतनी ज़्यादा मेंडरिंग होती है रिवर की कि फ्लड आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टॉर्नेडोज़ हैं, हवा के चक्रवात हैं, ये भी अक्सर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखे जाते हैं, अमेरिका में देखे जाते हैं। टॉर्नेडोज़ आ जाते हैं जिसमें सब कुछ हवा में उड़ जाता है। उसके बाद है आपका क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना जिसे हम कहते हैं, जैसे उत्तराखंड में 2015 में बादल फट गया था, जिससे क्या हुआ था कि कई जगह, एक ही जगह कई सारा पानी हमारा एक साथ गिर गया था, तो उससे भी हमारी डिज़ास्टर आने की संभावना है। बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो जाती है जब एक जगह बहुत ज़्यादा पानी एक साथ गिर जाता है, उसे हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। लैंडस्लाइड के कारण, क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट होता है वो स्लोप्स पे डेवलपमेंट होता है पहाड़ों में, और लैंडस्लाइड के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा खिसक जाती है हमारी ज़मीन और बिल्डिंग वगैरह हमारी धंस जाती है। उसके अलावा स्नो एवलांचेस हैं, बहुत सारी बर्फीली एरिया हैं, आप अंटार्कटिका चले जाइए, इधर चाइना की तरफ हिमालयन एरिया में चले जाइए, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे बर्फ़ की खिसकने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। जो जब भी बर्फ़ खिसकती है तो उसे हम लोग स्नो एवलांचेस बोलते हैं। उसके अलावा सी एरोजन है, सी का वाटर लेवल बढ़ जाए, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। आजकल हम लोग देख भी रहे हैं कि हमारे ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, जिससे कि वाटर लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, जो हमारे लैंड मास हैं वो डूबते चले जा रहे हैं। उसके अलावा सुनामी भी 2007 में इंडिया में आई थी, जो कि सदर्न इंडिया, म्यांमार और श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा तबाही, अंडमान निकोबार भी काफ़ी ज़्यादा तबाही हो गई थी। तो सुनामी क्या है कि जब हमारा शॉक वेव्स, हमारा अर्थ को एक जो है सी बेड पे आ जाता है, तो क्या होता है, जो वेव्स होती हैं हमारी शॉक वेव्स, वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं, 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और वो पानी की वेव्स को कई मीटर बढ़ा देती हैं, और जिससे कि जो भी सी शोर में जितने भी हमारी सिटी हैं, स्टेट्स हैं, जितने भी सी शोर में हैं, वो सब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, कई किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होता है। तो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह इफेक्ट होती हैं, हमारे पेड़ पौधे इफेक्ट होते हैं, हमारी एग्रीकल्चर एरिया इफेक्ट होती है, हमारी फॉरेस्ट लैंड इफेक्ट होती है। उसके अलावा जंगल में आग लग जाती है, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर उसे भी बोलेंगे, कि जंगल में आग लग जाना, मतलब नेचुरल क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर कहीं बहुत सी जगह, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहाँ टेम्परेचर 50 के आसपास चला जाता है, और वहाँ के जंगलों में आग लग जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। बहुत ज़्यादा धुआं निकलने की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ वहाँ पे अक्सर देखने को मिलती हैं लोगों में।
तो कुछ जियोलॉजिकल डिज़ास्टर्स हैं और कुछ केमिकल हैं और कुछ इंडस्ट्रियल और न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स हैं। तो जियोलॉजिकल डिज़ास्टर जैसे लैंडस्लाइड्स हैं, लैंडस्लाइड्स पहाड़ों में अक्सर हो जाती हैं, मड फ्लो कर जाती है, डैम फेलियर हो जाता है, ये हमारा मैन मेड डैम फेलियर है, या फिर डैम हमारा टूट गया तो कई सारा पानी एक साथ निकल आएगा। और उसके अलावा केमिकल रिएक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे केमिकल की रिएक्शंस हो रही हैं, न्यूक्लियर डिज़ास्टर रिएक्शंस हो रही हैं, न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन हो रही, न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस हो रही हैं, जिससे हम लोग एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम जनरेट कर रहे हैं। उसके अलावा केमिकल वेपन्स भी हम लोग बनाते हैं, जिस इंडस्ट्री में कभी भी अगर केमिकल इंडस्ट्री में फेलियर हो गया तो वो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ एक्सीडेंट रिलेटेड डिज़ास्टर हैं जैसे फॉरेस्ट फायर टेम्परेचर की वजह से मैंने बताया 50-60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है हमारे अर्थ में, जिसमें जंगलों में आग लग जाती है, जिससे की वजह से बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, हमारे जंगली जीव, वाइल्ड लाइफ, हमारी नेचुरल वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है। माइन फ्लडिंग जैसे कोयले की खदान है या पेट्रोलियम के लिए हम लोग नीचे खुदाई कर रहे हैं, खनन है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि अक्सर पानी निकल आता है और फ्लडिंग जनरेट हो जाती है। मेजर बिल्डिंग कोलैप्स हमारे अर्थक्वेक के कारण आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम लोग बनाते हैं, कई सारी ऑल्टीट्यूड, कई हैवी साइट पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ऑल्टीट्यूड कई माले की बिल्डिंग बनाते हैं, और जबकि शॉक वेव आता है तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाएं, क्योंकि शॉक वेव जब भी आएगा अर्थक्वेक तो सबसे पहले जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी वो ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। कुछ फेस्टिवल रिलेटेड डिज़ास्टर्स हैं, जैसे कि हम लोग दुर्गा पूजा इंडिया में होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि मूर्ति को हम लोग पानी में विसर्जन कर देते हैं, तो जो कि कहीं ना कहीं बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि मूर्ति में केमिकल्स होते हैं, बनाई जाती है मूर्ति, केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, पेंट वगैरह यूज़ होता है, सिरेमिक यूज़ होता है, तो वो जब पानी में घुलता है तो पानी की क्वालिटी, और फिर पानी के बाद जब वो सॉयल में नीचे चला जाता है या सी शोर में मिल जाता है, सी में मिल जाता है, तो वो सी को भी बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है। तो सी रिलेटेड डिज़ास्टर भी एक तरह से हम लोग देख सकते हैं। कुछ एयर डिज़ास्टर हैं, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि तरह तरह की कार्बन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, जहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस वगैरह, ईंटों के भट्टे वगैरह होते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस से हमारा बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता रहता है, जिसकी वजह से एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स हैं, रेल एक्सीडेंट्स हैं, ये सब भी माइनर डिस्ट्रक्शन में, डिज़ास्टर में हम लोग इसको देख सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स हैं या फिर पेंडेमिक्स हैं, एपिडेमिक्स हैं। पेंडेमिक अभी हाल ही में कोविड-19 पेंडेमिक आई, तो बायोलॉजिकल डिज़ास्टर है। हम लोग कुछ टेस्टिंग ऐसी कर रहे थे, मैनमेड लैब थी, वहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग ने टेस्ट किया जिससे कि कोई बायोलॉजिकल वेपन बन गया, वायरस जनरेट हो गया या फिर कोई वैसा बैक्टीरिया जनरेट हो गया और वो लोगों में फैलने लगा, तो कई सारे लोग एक साथ मर गए। अभी हाल ही में पिछले 8 महीने से हम लोग कोविड-19 बीमारी से झेल रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में बुरी तरह से फैल गई है और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये सब हमारे क्या हो गए, एक तरह के डिज़ास्टर्स हो गए। कुछ नेचुरल डिज़ास्टर को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक मैंने पहले लेक्चर में भी बताया कि अर्थक्वेक का जो हम लोग माप करते हैं उसका मैग्नीट्यूड में रिक्टर स्केल में माप होता है। तो अगर 7.5 रिक्टर स्केल से ऊपर का अर्थक्वेक आया है तो बहुत ही डिज़ास्टर उसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जान माल की नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। रिक्टर स्केल में 2 से 3 रिक्टर स्केल में अक्सर अर्थ हमारी हिलती रहती है, लेकिन जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए हम लोग उसको ऐसा नहीं कहते कि ये बहुत ही मेजर अर्थक्वेक आया है। लेकिन माइनर अर्थक्वेक आते रहते हैं, मेजर अर्थक्वेक बहुत ही कम आते हैं। 8.5-9 रिक्टर स्केल में जब अर्थ हमारी शेक कर जाती है तो हैवी डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अर्थक्वेक की स्टडी को हम लोग सिस्मिक एक्टिविटी स्टडी बोलते हैं। सिस्मिक एक्टिविटी मतलब हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो कि मूव करती रहती हैं, हिलती रहती हैं। उसके अलावा उसमें सिस्मोग्राफ हम लोग यूज़ करते हैं। सिस्मोग्राफ की मदद से हम लोग रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड नापते हैं, अर्थक्वेक का कितना मैग्नीट्यूड आया है। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग फिगर में, अर्थक्वेक फीचर्स ब्लॉक डायग्राम है ये, जिसमें अर्थ की क्रस्ट दिखाई गई है, नीचे आपका मेंटल दिखाया गया है, फिर अर्थ की क्रस्ट दिखाई गई और सबसे ऊपर हमारी लिथोस्फीयर दिखाई गई। तो जहाँ से अर्थक्वेक हमारा जनरेट होता है उसे हम लोग फोकस बोलते हैं, और ऊपर जहाँ पे पॉइंट पे जहाँ से हमारी शॉक वेव्स रिलीज होती हैं लिथोस्फीयर में, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वहाँ से उस पॉइंट को हम लोग एपीसेंटर बोलते हैं। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है अर्थक्वेक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो नीचे जो होता है वो हमारा फोकस होता है, ये कुछ किलोमीटर नीचे होता है, 80 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर नीचे, जहाँ पे असली में
फोल्ड या फिर फॉल्ट आता है दो अर्थ मास के बीच में, और यही पॉइंट हमारा ऊपर आके जो अर्थ क्रस्ट पे हम लोग को दिखाई देता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। तो जहाँ पे एपिसेंटर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है उस एरिया में, और ये वेव्स हमारी जनरेट होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, है ना। तो ये सारी संभावना है कि ये वेव्स जो हैं समय के साथ आगे जाते जाते कम हो जाती हैं, लेकिन जो पी वेव्स होती हैं वो प्रोपोगेशनल वेव्स होती हैं, वो इसके शॉक वेव्स के साथ चलती हैं। एस वेव्स को हम लोग शेयर वेव्स बोलते हैं, जो कि परपेंडिकुलर्स होती हैं और वाई डायरेक्शन में होती हैं, और जो हमारी एल वेव्स होती हैं वो जेड डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो एल वेव्स जो जनरली फॉल्ट क्रिएट करती हैं, और सिस्मिक एक्टिविटी की वजह से फोल्ड भी जनरेट होता है। फोल्ड मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन किया है, फोल्ड जब दो अर्थमास आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ने लगते हैं। जैसे हमारा हिमालयन एरिया में हमारे जो यंगेस्ट माउंटेन है वो है हिमालयन माउंटेन। तो हिमालय की अभी भी रेंज हमारी बढ़ रही है, कुछ पर प्रति साल वो बढ़ती रहती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो चाइना की तरफ बढ़ती जा रही है, और हिमालय जो है हमारे, वो भी उनकी भी हाइट कुछ प्रति साल बढ़ती चली जा रही है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से शॉक्स जनरेट होते हैं, फोल्ड और फॉल्ट हमारी जनरली दरारें होती हैं, खाइयाँ होती हैं जो कि नेचुरल डेवलप हो जाती हैं। तो इसका हम लोग को मैनेजमेंट करना है कि हम लोग को कम से अगर पता चल जाए पहले से कि अर्थक्वेक आने वाला है, या कुछ ऐसी शॉक वेव्स हम लोग को जनरेट हो जाए पहले से, कि हम लोग वहाँ से जगह को खाली कर दें। तो उससे क्या होगा कि हम लोग इंजरीज वगैरह कम कर पाएंगे, कैजुअलिटी कम कर पाएंगे, मैनेजमेंट उसका कहते हैं। जैसे एनडीआरएफ की टीम है, नेचुरल डिज़ास्टर रिव्यू फोर्स, तो वो सब क्या करते हैं कि जब डिज़ास्टर आने के बाद वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कम कैजुअलिटी हो हमारे अर्थक्वेक के कारण। तो उसका कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि वीक कोई स्ट्रक्चर है तो उसको, बिल्डिंग स्ट्रक्चर को हम लोग डिमोलिश कर दें पहले ही से, उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किसी को रहने ना दें। कोई ख़राब है, जिसकी एज हो चुकी है आरसीसी स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे हम लोग किसी को अगर नहीं रहने देंगे तो वो एक तरह का प्रिकॉशन हो जाएगा। तो डैमेज बिल्डिंग है, या फिर हम लोग ऐसी बिल्डिंग्स का इस्तेमाल करें कंस्ट्रक्शन में जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हो। वहाँ पे क्या होगा कि कम से कम लोग मरेंगे, और जिससे कि हमारा डिज़ास्टर की इंटेंसिटी हम लोग कम कर पाएंगे। कुछ जैसे एरिया हैं जहाँ पे फायर बहुत ज़्यादा लग जाती है, या फिर कुछ ड्रॉट की एरिया हैं जहाँ पे सूखा बहुत पड़ जाता है, तो हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि वहाँ पे सूखा ना पड़े। वहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि नेचुरल हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से हम लोग ऐसे कुछ जैसे पानी ला सकते हैं ड्रॉट के एरिया में। तो वहाँ पे क्या होगा, नदियों को जोड़ सकते हैं, नहरें बना सकते हैं। तो इससे कारण क्या होगा कि हमारी एरिया में ड्रॉट नहीं पड़ेगा, सूखा नहीं पड़ेगा। तो ये सब करके हम डिज़ास्टर की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। उसके अलावा साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन सभी को पता है कि हवा के चक्रवात हैं, वो पानी में भी आते हैं। हवा जब हमारी नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट जब चारों तरफ में बहने लगती है तो एक साइक्लोन कन्वर्ट हो जाता है। साइक्लोन हमारा क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। ये बहुत ही तीव्र होता है, इसकी इंटेंसिटी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, और हवा जहाँ जहाँ भी जाती है सबको उड़ा ले जाती है, सारी चीज़ें वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो साइक्लोन जो है हमारे अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं, जो ये भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर का कारण है। तो साइक्लोन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो साइक्लोन मतलब सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में आता है, जहाँ पे हमारी इंटेंसिटी, हवा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान आ जाता है। साइक्लोन का फिगर देख सकते हैं, पावरफुल स्पिनिंग स्टॉर्म दैट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन। तो हवा भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है, और कई बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन यही है कि हम लोग उस एरिया में ऐसा कंस्ट्रक्शन ना करें जो कि आसानी से उड़ जाए, आसानी से हवा की इंटेंसिटी में वो फॉल हो जाए। तो हैवी कंस्ट्रक्शन करें, हैवी आरसीसी स्ट्रक्चर बनाएं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग जैसे हम लोग बनाते हैं, बीम कॉलम जॉइंट्स, या फिर फाउंडेशन को हम लोग प्लिंथ लेवल में ज्वाइन करेंगे, तो उससे हम लोग साइक्लोन से बच सकते हैं। उसके अलावा फ्लड आती है हमारी कंट्री में। फ्लड भी बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। फ्लड आ जाती है तो जो भी रिवर में फ्लड आई है उसके आसपास के एरिया में पूरी तरीके से पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। तो फ्लड वगैरह के लिए हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि उस एरिया को हम लोग ऐसा ना करें कि जिस रिवर में अक्सर फ्लड आती है तो वहाँ पे हम लोग पहले से चेतावनी दे दें मछुआरों को और वहाँ के रिवर बेड के आसपास रहने वालों को कि आप वहाँ से खाली कर दीजिए, ताकि क्या हो
कि फ्लड में उन लोगों की नुकसान ना हो, कम से कम लोग मरें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग कैजुअल्टीज़ हो जाएंगी तो उतनी ज़्यादा बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं फ्लड आती है और पूरा पूरा शहर हमारा डूब जाता है। तो फ्लड को हम लोग कंट्रोल, नेचुरल डिज़ास्टर है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन मिटिगेशन ज़रूर कर सकते हैं, कम उसका इफेक्ट कम ज़रूर कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। फ्लड प्रोन्ड एरिया जो जहाँ पे अक्सर फ्लड आते हैं वहाँ पे हम लोग को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि अगर कहीं फ्लड आ जाए तो वो संभावना वहाँ पे कम से कम कैजुअल्टी हो। कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, कुछ पुराने वॉल्केनो हैं हमारे इंडिया में भी हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, जो कि अक्सर बर्स्ट कर जाते हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा मैग्मा, लावा और बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है। स्मोक निकलता है हवा की, हवा क्वालिटी को वो ख़राब कर देता है। तो वॉल्केनिक इरप्शंस भी एक बहुत बड़ा कारण है डिज़ास्टर के। इस तरह से देखिए मैग्मा हमारा निकलता है और मैग्मा निकल के लैंड मास में आ जाता है, और अगर इस एरिया में कोई रह रहा है तो वो बुरी तरह से घायल हो सकता है और बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। फायर्स हमारे लग जाते हैं, फायर के बारे में बताया मैंने आपको, नेचुरल डिज़ास्टर है, नेचुरल टेम्परेचर के कारण फायर लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया हमारी जल जाती है, फॉरेस्ट ख़राब हो जाता है और आसपास की हवा की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, पुअर हो जाती। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को जैसे आर्टिफिशियल हेलीकॉप्टर चला दें जिसमें पानी हो और पानी छिड़कता रहे, तो फिर वो क्या होगा, उस एरिया में जितनी भी फायर लगी होगी उस सबको वो आसानी से बुझा देगा। लैंडस्लाइडिंग हमारी कोस्टल एरियाज़ में भी होती है, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, यहाँ पे भी अक्सर लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलेगी। और लैंडस्लाइडिंग आपके नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल है, यहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलेगी। तो स्लोप्स पे हम लोग कंस्ट्रक्शन ना करें, क्योंकि हमको पता है लैंडस्लाइडिंग प्रोन्ड एरिया है। तो स्लोप पे अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे और फर्दर अगर कोई भी लैंडस्लाइड आई तो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, लैंडस्लाइडिंग आ गई जिसकी वजह से जो भी हमारा हाईवे कंस्ट्रक्ट किया था हम लोगों ने वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो लैंडस्लाइडिंग को हम लोग प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर है, रेनफॉल है, रेनफॉल के कारण क्या होता है, पर्कुलेशन होता रहता है वाटर का, और रॉक मास के अंदर पानी जाता रहता है और उसकी जो नेचुरल स्ट्रेसेस डेवलप्ड होते हैं जो उनको स्टेबल बनाए रहते हैं, उससे क्या होता है कि वो चट्टान खड़ी रहती है, लेकिन जब वहाँ स्टेबिलिटी कम हो जाती है तो क्या करते होता है कि एक साथ पूरा मास हमारा खिसक जाता है। तो लैंडस्लाइडिंग प्रोन्ड एरिया में हम लोग ऐसी कंस्ट्रक्शन कोशिश करते हैं कि ऐसी रोड्स बनाएं जहाँ पे हम लोग जालियाँ लगाएं, इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ अगर जालियाँ लगाएं तो उससे हम लोग लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। तो लैंडस्लाइड प्रोन्ड एरिया में जनरली हम लोग कंस्ट्रक्शन ना करें और प्रोटेक्ट करें, ट्रैप करें लोगों को कि वहाँ पे लोग ना जाएं, क्लियर रोड्स बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ड्रॉट्स आती हैं, ड्रॉट्स मैंने पहले भी बताया आपको, सूखा सूखा पड़ जाता है कई एरिया में, पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे ही हम लोग एरिया में पानी, या तो हम लोग किसी रिवर या फिर नहर से हम लोग कोशिश करें कि वहाँ पानी पहुँचता रहे। सिमिलरली फैमाइन एक वर्ड आता है, फैमाइन मतलब भुखमरी। अक्सर पेंडेमिक जब होता है या फिर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक डिज़ास्टर, हैवी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, तो उस एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा लेवल पे आ जाता है। तो क्या होता है कि जो बचा हुआ खाना होता है या चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल भुखमरी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो फैमाइन हमारी भुखमरी है, जो कि हमारा एक तरह का नेचुरल डिज़ास्टर है। कुछ मैन मेड डिज़ास्टर का हम लोग डिस्कशन करेंगे आज ही। तो केमिकल वेपन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वॉर्स में, वर्ल्ड वॉर में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटॉमिक बम का हमला किया था, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे जो नस्लें पैदा हो रही हैं उसमें वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस की नस्लें पैदा हो रही हैं और हड्डियाँ आज भी टेढ़ी हैं लोगों की, और बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये केमिकल वेपन्स हैं, अगर हम लोग इसको वर्ल्ड वॉर में या किसी भी तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे डिज़ास्टर ही डेवलप होगा हमारी अर्थ में। उसके अलावा केमिकल रिएक्शंस इंडस्ट्रीज़ हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स बनते रहते हैं। तो रेडिएशन के कारण जैसे अल्फ़ा बीटा गामा रेजेस हैं, और हम लोग हैवी मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है। तो ये सब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडियो एक्टिव किरणें निकालती रहती हैं, जिसकी वजह से भी इंसान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तरह तरह की बीमारी हमारे में डेवलप होती है, जो कि एक तरह का डिज़ास्टर है। बायो टेररिज्म, हम लोग कोई ऐसा वायरस बना करके किसी भी कंट्री में डाल सकते हैं या फिर टॉक्सिन्स बना के डाल सकते हैं, तो वहाँ के कई सारे लोग एक साथ मर जाते हैं। तो ये हमारा एक तरह का बायो टेररिज्म है। जैसे कि अभी चाइना में ही कोविड-19 डेवलप हुआ और पूरी विश्व में हमारा कोविड-19 फैल गया। तो ये एक तरह का क्या है, बायो हमला है, बायोलॉजिकल टेररिज्म है। सिमिलरली कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो अनकंट्रोलेबल होती हैं, जिनका
टीका बनाने में, जिनकी दवाई बनाने में कई साल लग जाते हैं, उस ऐसे वायरसेस को हम लोग पैंडेमिक या फिर डिजीज़ बोलेंगे, जो कि स्प्रेड हो रही है बहुत तेज़ी से। जैसे प्लेग बहुत तेज़ी से फैल गया, इन्फ्लुएंज़ा बहुत तेज़ी से फैल गया, तो कई सारे लोग एक साथ इल होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो ऐसे ही डिजीज़ेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैंडेमिक या फिर एपिडेमिक्स, जैसे कोविड-19 अभी हाल ही में है। वॉर एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स, दो कंट्री के बीच में वॉर हो गया बाउंड्री की वजह से, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कई सारा वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, गोला बारूद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी जो गोला बारूद है उसकी वजह से हमारी जो एयर है वहाँ की वो बहुत ख़राब हो जाती। एयर ख़राब होने के साथ साथ जो लोग मर जाते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं, या वेपन्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो भी सॉइल में चले जाते हैं। तो सॉइल की भी क्वालिटी हमारी ख़राब हो जाती है। सॉइल की क्वालिटी जब ख़राब होती है तो फिर पानी की क्वालिटी भी, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। टेररिज्म है, अक्सर हम लोग देखते हैं टेररिस्ट आ गए हैं, टेररिस्ट बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट करते हैं। जैसे बॉम्बे में उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लास्ट वगैरह कर रखे हैं, टेररिस्ट अटैक हुए हैं। तो टेररिस्ट भी एक तरह का हमारा डिज़ास्टर है, जिसमें कई सारे लोग एक साथ मर जाते हैं। तो टेररिज्म जनरली हमारा कल्चर से बिलोंग करता है और हमारी मेथडोलॉजी से बिलोंग करता है। तो हम लोग ऐसी चीज़ें प्रमोट करें कि टेररिज्म ना फैले। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।